नमस्कार दोस्तों। आज तितली के तृतीय खंड के पहले अध्याय में आप लोगों का स्वागत है। निर्धन किसानों में किसी ने पुरानी चादर को पीले रंग से रंग लिया है, किसी की पगड़ी ही बचे हुए फीके रंग से रंगी है, क्योंकि आज बसंत पंचमी है। सबके पास कोई न कोई पीला कपड़ा है। दरिद्रता में भी पर्व और उत्सव तो मनाए ही जाएंगे। महंगू महतो के अलाव के पास भी ग्रामीणों का एक ऐसा झुंड है जो जौ की कच्ची बाली को भूनकर गुड़ मिलाकर नवान कर रहा है, और एक लड़का जिसका कंठ सुरीला है वो बसंत गा रहा है, मदमाती कोयलिया डार डार। दुखी हो या दरिद्र, प्रकृति ने अपनी प्रेरणा में सबके मन में उत्साह भर दिया है। उत्सव मनाने के लिए भीतर की उदासी नहीं मानो एक नया रूप धारण कर लिया है। पश्चिमी पवन पके हुए खेतों पर से सराटे मारती हुई ऐसे चल रही है जैसे उसको रौंद रही हो, और बूढ़ा महंगू भी बहुत अंदर ही अंदर खुश महसूस कर रहा है। उसने दुलड़ुआ से कहा कि दुलड़ुआ, गांव में तो और घरों में जाकर तू ढोल बजाता है, जा ढोल लेके आ, अपने घर में क्यों नहीं बजा रहा। दुलारे धीरे से उठकर घर के अंदर जाता है, ढोल और मंजीरा लेकर आता है और सब लोग गाना गाने लगते हैं। रंग जमने लगता है और हास्य विनोद शुरू हो जाता है। उसी समय तहसीलदार आते हैं और आवाज़ लगाते हैं, मंगू मंगू मंगू। सभा अचानक से जैसे विशृंखल हो जाती है, तितर बितर हो जाती है, गाना बजाना रुक जाता है। घरों से जो महिलाएं पर्दे की आड़ से या किवाड़ की ओट से झांक रही थी उन सब का मुंह अंदर चला जाता है। बच्चे जो खेल रहे थे वो इधर उधर भागने लगते हैं जैसे आतंक मच गया हो कोई। मंगू भी आश्चर्यचकित रह जाता है और वो पूछता है तहसीलदार से कि क्या सरकार ने मुझे बुलाया है, और वो दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है। तहसीलदार बोलता है कि अगर साहब ने सरकार ने बुलाया होता तो मैं थोड़े ही आता, तुम्हें जमादार बुलाने आता। तो मैं तो तुमसे कुछ अपनी बात समझ करके तुमको कुछ समझाने आया हूँ, तुम्हें कुछ राय देने आया हूँ। तो मंगू उससे पूछता है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने तहसीलदार साहब। तहसीलदार उसको बोलता है कि तुम्हारे यहाँ मलिया रहती है, तुम जानते हो कि वो बीबी रानी छोटी सरकार का काम करती थी और आज वो बहुत दिनों से नहीं जा रही है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारे कह देने भर से वो काम करने चली जाती, तो तुमने ऐसा किया क्यों नहीं। मंगू बोलता है कि मैं कैसे कह देता तहसीलदार साहब, कोई मजूरी करता है तो पेट भरने के लिए, अपनी इज्जत देने के लिए नहीं, और हम लोगों के पास दूसरा उपाय ही क्या है। अगर कुछ अच्छा ना लगे तो चुपचाप घर भी बैठे ना रह सके हम। अब तहसीलदार उसको समझाते हुए बोलता है कि देखो मांगू, ये सब बातें मुंह से ना निकलनी चाहिए, तुम जानते हो। मांगू इतने में गुस्से हो जाता है और बोलता है मैं जानता हूँ, पर इससे क्या, यह जाए तो आप लिवा ले जाइए, मजूरी तो ही करेगी। आपके यहाँ छोड़कर मधुबन बाबू के यहाँ काम करने से कुछ पैसा बढ़ तो जाएगा नहीं। हाँ, वहाँ पर काम कर रही है तो उसे और ज़्यादा मेहनत हो रही है, उसे बोझ लेकर शहर भी जाना पड़ता है, और जमींदार तो माँ बाप हमारे हैं ही। अब तहसीलदार सोचता है, अच्छा मधुबन बाबू, कल का छोकरा अभी तो सीधी तरह धोती भी नहीं पहन सकता था, और ये रामनाथ बाबा इसको सिखा कर चला गया, अब इसको भी ठीक करना पड़ेगा, इसका भी मन बहक गया है। और महंगू को वो बोलते हैं कि क्या मेरा नाम भूले तो नहीं हो। महंगू बोलता है कि ठीक है, आपसे जो बन परे कर लीजिएगा, मैंने किसी की चोरी नहीं की है, मैंने किसी का डाका नहीं डाला है, और मुझे कोई धमका भी नहीं सकता। और महंगू के इस आत्मविश्वास का कारण था कि उसके घर में सभी बेटे पोते काम कर रहे हैं, बखाड़ियाँ भरी हुई हैं, कुंडों में गुड़ था, और अपमान सहने के लिए उसके पास किसी तरह की दुर्बलता न थी। अगर वो एक आवाज़ लगाए तो अभी 10 लाठियाँ निकल सकती थी, और ये सारी चीज़ को भांप करके तहसीलदार वहाँ से खिसक लेता है। मंगू जब अपने आप में आता है तो उसको थोड़ा सा भय लगता है, और वह लड़कों को गाने बजाने के लिए कहकर बंजरिया की ओर चला जाता है। उस समय तितली बैठी हुई वहीं पर चावल बीन रही थी, और मधुबन गले में कुर्ता डालकर वहीं से कहीं जाने के लिए निकल रहे थे।
और मलिया एक डाली में मटर की फलियां, एक कद्दू और कुछ आलू लिए हुए मधुबन के खेत से आ रही थी। मंगू ने जाते ही मधुबन बाबू से कहा कि मधुबन बाबू, मलिया को बुलाने के लिए छावनी से तहसीलदार साहब आए थे, वहाँ उसे न जाने से उपद्रव मच सकता है। तो मधुबन बोलते हैं कि तो उसे मना कौन करता है, जाती क्यों नहीं है? और मधुबन ने जाने के लिए पैर बढ़ाया ही था कि तितली ने कहा, वाह, मलिया क्या वहाँ मरने जाएगी? तो मधुबन पूछते हैं कि क्यों, जब उसको छावनी में काम करने के लिए फिर से रखने के लिए बुलावा आ रहा है तब जाने में क्या अड़चन है? क्योंकि मधुबन को तो कुछ मालूम नहीं था। तितली बिफर जाती है और बोलती है, बुलावा आ रहा है, न्योता आ रहा है, सब तो है, पर यह भी जानते हो कि वह क्यों वहाँ से काम छोड़कर आई है? वहाँ जाएगी अपनी इज्जत देने, न जाने कहाँ का शराबी उनका दामाद आया है। उसने तो गांव भर को ही अपना ससुराल समझ रखा है। कोई भलमानस अपनी बहू बेटी छावनी में भेजेगा क्यों? मंगू बोलने लगा कि हाँ बेटी, ठीक कह रही हो, पर हम लोग जमींदार से लड़ नहीं सकते, इतना तो बल नहीं है, उनसे कैसे टक्कर लें? और मलिया अगर मेरे यहाँ रहेगी तो तहसीलदार मेरे साथ कोई न कोई झगड़ा झंझट खड़ा करेगा ही। सुना है कि कुंवर साहब तो अब यहाँ रहते नहीं, आजकल औरतों का दरबार है, उसी के हाथ में सब कुछ है। मधुबन चुप था। तितली ने कहा, तो उसे यही रहने दो, देखा जाएगा। मधुबन चुप था और तितली बोलती है कि तो उसे यहीं रहने दो, देखा जाएगा। मंगू खुश हो गया और वहाँ से चला गया। मलिया दूर खड़ी सब सुन रही थी और उसके आंसू निकलने लगे। तितली देख लेती है और बोलती है, रोती क्यों है रे, यहीं रह, कोई डर नहीं है तुझे, क्या कोई खा जाएगा? जा जा देख, लकड़ी सूखने को रखी थी, वो उठा के ले आ। मलिया आंचल से आंसू पोंछती हुई चली जाती है और उसका चाचा भी मर गया है, यह सोचते हुए कि अब उसका कोई रक्षक नहीं है। तितली मधुबन से पूछती कि अब क्यों खड़े हो, नीलकोठी जाना था ना, तो जाओ। तो मधुबन उसको बोलता है कि जाना तो था ही, जाऊंगा भी, पर यह तो बताओ कि तहसीलदार हमारा तो कुछ ना बिगाड़ेगा, क्योंकि तुमने बड़ी झंझट मोल ले ली है। और बाबा जी जब यहाँ से काशी जाने लगे थे तो समझा कर जो गए थे, उसका भी यही सार था कि हम लोगों को मुफ्त में कहीं से कोई झंझट मोल नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी तहसीलदार तो मेरे से बुरा माना ही हुआ है। तो तितली बोलती है कि अच्छा, तो तुम डर रहे हो? तो मधुबन उसको सिखाता है कि डर नहीं रहा हूँ, पर क्या आगा पीछा भी नहीं सोचना चाहिए? बाबा जी तो काशी चले गए, लेकिन कामकाज का भार हमारे पर उतार फेंके हैं, और अब हमारी गृहस्थी जो है वो अभी चलने को है, हम लोग गृहस्थी संभालने के दौर में हैं। और बड़ा बनने का घमंड भी अच्छा नहीं होता। हम लोग अपने कामों से ही भगवान को शीघ्र कष्ट पहुंचाने और उन्हें पुकारने लगते हैं। तितली झिरक कर बोलती है, बस करो, मैं जानती हूँ कि बाबा जी इस समय होते तो क्या करते, मैं वही कर रही हूँ जो करना चाहिए। मलिया अनाथ है, उसकी रक्षा करना अपराध नहीं है, तो मैं वही कर रही हूँ। वैसे तुम ये बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो, तुम्हें तो नीलकोठी जाना था। तो मधुबन बोलता है, हाँ मैं नीलकोठी ही जा रहा हूँ। तितली बोलती है कि जाओ, पहले दंगल देखाओ, खा पी कर नीलकोठी चले जाना। आज बसंत पंचमी की छुट्टी नहीं है क्या? तो मधुबन उसको अन्यमनस्क भाव से बोलता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ, और बंजरिया के बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो निकलता है तो उसको सामने रामजस दिखाई देता है और वो उसको बोलता है कि मधुबन भैया, कुश्ती देखने न चलोगे? मधुबन उसको बोलता है कि अकेले तो जाने की इच्छा नहीं थी, पर जब तुम भी आ गए हो तो उधर ही चलूँगा। अब रामजस उसको बोलता है कि कौन जाने भैया, वहाँ कोई ललकार ही बैठे, तो इसलिए आपकी लंगोट लिए चलता हूँ। मधुबन बोलते हैं कि नहीं रे, अभी मेरा मन नहीं है कुश्ती लड़ने का। तो फिर वो जिद करता है कि नहीं, आपकी लंगोट ले लेता हूँ, क्या पता कोई ललकार दे। मधुबन उसको धक्का देकर बोलता है कि तो क्या मैं लंगोट घर छोड़ कर जा रहा हूँ? और वो रामजस डगमगा जाता है और मधुबन उसको बोलता है कि रामजस, मधुबन अब कुश्ती नहीं लड़ सकता, अब उसे अपनी रोटी दाल से लड़ना है। और दोनों चल पड़ते हैं।
छावनी की ओर। छावनी में भीड़ थी, अखाड़ा बना हुआ था, चारों ओर जनसमूह खड़ा था। कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग खड़े थे। कुर्सी पर बाबू श्यामलाल और उसके इष्ट मित्र बैठे थे। उनका साथी पहलवान लुंगी बांधे अपनी चौड़ी छाती खोले हुए खड़ा था। अभी तक उससे लड़ने के लिए कोई भी प्रस्तुत न था। पास के गांव की 2-4 वेश्याएं भी आम के बौर हाथ में लिए गुलाल का टीका लगाए वहां बैठी थी। छावनी में बसंत गाने के लिए आई हुई थी। यही पुराना व्यवहार था और इसी तरह चल रहा था। इंद्रदेव आज नहीं थे और सभी सोच रहे हैं कि इंद्रदेव होते तो आज कुछ और बात होती। तहसीलदार ने श्यामलाल बाबू का आतिथ्य करने के लिए जो कुछ भी हो सका वो आमोद प्रमोद की व्यवस्था की थी। सवेरे ही केसरिया बूटी छनी थी। श्यामलाल देहाती सुख में प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उन्हें इस बात का गर्व था कि उनके साथी पहलवान से लड़ने के लिए अभी तो तक कोई खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने मूंछ मरोड़ते हुए कहा, राम सिंह, तुमसे यहाँ कौन लड़ेगा जी? यही अपने नत्थू से जोर करके दिखा दो, सब लोग आए हुए हैं। अच्छा सरकार कहकर वह नत्थू के साथ दांव पेच दिखाने लगा। रामजस को रहा न गया। उसने मधुवन से कहा, क्यों भैया, यह हम लोगों को उल्लू बनाकर यहाँ से चला जाएगा क्या? मधुवन धीरे से हुंकार कर उठा। रामजस उस हुंकार से परिचित था। उसने युवकों की सी चपलता से आगे बढ़कर कहा, सरकार, हम लोग देहाती पहलवानी क्या जाने, पर नत्थू से लड़ने को तो मैं तैयार हूँ। सब लोग चौंक कर रामजस को देखने लगे। दांव पेच बंद करके राम सिंह ने भी रामजस को देखा और वो हंस पड़ा। और राम सिंह उसको व्यंग से बोलता है कि जाओ खेत में कुदाल चलाओ लड़के। अब इन लोगों की इतनी बात देखकर मधुवन से रहा न गया और वो कहने लगा कि पहलवान साहब, खेतों का अन्न खाकर ही तुम कुश्ती लड़ते हो और दोनों में चैलेंज होता है। और राम सिंह और मधुवन में चलने लगता है कुश्ती। सुंदरियां उस देहाती युवक के शरीर को सस्पृह देख रही हैं। गांव के लोगों में उत्साह सा फैल गया है। सब लोग उत्सुकता से देखने लगे हैं और तहसीलदार तो अपनी गोल मोल आंखों से प्रसन्नता छिपा ही नहीं सकता था और मन में सोच रहा है कि आज बच्चों की मस्ती उतर जाएगी। राम सिंह और मधुवन के पैतरे दांव पेच और निकास पैठ इतनी विचित्रता से होने लगी कि लोगों के मुंह से अनायास ही वाह वाह निकल पड़ा। सारे लोग चिल्लाने लगे। खुशी का माहौल हो गया। राम सिंह मधुवन को नीचे ले आया। वह घिस्सा देकर चित्त करना ही चाहता था कि मधुवन ने उसका हाथ दबाकर ऐसे धर उड़ाया कि वह राम सिंह की छाती पर जाके बैठ गया और हल्ला मच गया। देहातियों ने उछलकर मधुवन को अपने कंधे पर बिठा लिया। श्यामलाल का मुंह तो उतर गया, पर उन्होंने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर मधुवन को देने के लिए बढ़ाई। मधुवन ने कहा, मैं इनाम क्या करूंगा, मेरा तो यह व्यवसाय नहीं, आप लोगों की कृपा ही बहुत है। श्यामलाल कट गए। उन्हें हताश होते देखकर एक वेश्या ने उठकर कहा, मधुवन बाबू, आपने उचित ही किया। बाबूजी तो हम लोगों के घर आए हैं, इनका सत्कार तो हम ही लोगों को करना चाहिए। बड़े भाग्य से इस देहात में आ गए हैं ना। श्यामलाल अब उसकी चंचलता पर हंस रहे थे। तब उस युवती मैना ने धीरे से अपने हाथ का बौर मधुवन की ओर बढ़ाया और सचमुच मधुवन ने उसे ले लिया। यही उसका विजय चिन्ह था। तहसीलदार जैसे जल उठा। वह झुंझला उठा था कि एक देहाती युवक बाबू साहब को प्रसन्न करने के लिए क्यों नहीं पटका गया। उसे अपने प्रबंध की यह त्रुटि बहुत खली और छावनी के आंगन में भीड़ बढ़ रही थी। उसने करक कर कहा, अब चुपचाप सब लोग बैठ जाएं, कुश्ती हो चुकी है, कुछ गाना बजाना भी होगा। श्यामलाल को यह अच्छा तो नहीं लगता था क्योंकि उनका पहलवान पिट गया था। वो अंदर से उदास थे, पर शिष्टाचार और जनसमूह के दबाव से वो बैठे रहे। अनवरी बगल में बैठे हुए उन पर शासन कर रही थी। माधुरी भीतर चिक में उदास भाव से सब उपद्रव देख रही थी। श्याम दुलारी एक ओर प्रसन्न हो रही थी, दूसरी ओर सोचती थी कि इंद्रदेव यहाँ होता तो और अच्छा लगता, वो यहाँ क्यों नहीं है। जब मैना गाने लगी तो वो मधुवन और रामजस दोनों वहाँ से चले जा चुके थे। सुखदेव चौबे तो न जाने क्यों मधुवन की जीत और उसके बल को देखकर कांप गया था। उसका मन भी गाने बजाने में नहीं लग रहा था और वो धीरे से तहसीलदार के कान में कहते हैं, मधुवन को अगर तुम नहीं दबाते तो तुम्हारी तहसीलदारी हो चुकी, देखा ना आज उसका रूप। और गंभीर भाव से सिर हिलाकर तहसीलदार उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और दोनों उदास मधुवन को कैसे पटकनी दें इस बारे में सोचने लगते हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी में जो मुझे बात अच्छी लगी है वो ये लगी है कि उस समय में भी गरीबों के इज्जत पर जब भी
आँच आने को हुई है तो वो अपनी लड़ाई के लिए उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इस बात को जयशंकर प्रसाद महोदय ने इस अध्याय में बड़े ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है कि कैसे पारिवारिक कैसे परिवार के आर्थिक रूप से सबल होने पर गरीब भी अपने लिए आत्मविश्वास का कोई कोना ढूंढ ही लेते हैं और अपने लिए खड़ा होना सीख ही लेते हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। अगले अध्याय को लेकर मैं बहुत जल्द उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं।